वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आइस 37 का प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं। स्काईलाइन लिमिटेड 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू स्काईलाइन लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड December 31, 2015। हमें 4 सिचुएशंस दी हुई हैं जिनको पे हमने एडवाइस करना है कंपनी को अबाउट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन दैट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड एंड द डिस्क्लोजर दैट आर रिक्वायर्ड टू बी मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2015। तो वन बाय वन हम इसमें से हर सिचुएशन को देखेंगे और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। A customer who owed rupees 1 million was declared bankrupt after his warehouse was destroyed by fire on February 10, 2016। अब यहाँ पर जो है कस्टमर ओ करता था और बड़ा क्लियरली इवेंट जो है वो ईयर एंड के बाद हो रहा है जिसकी वजह से उसकी बैंकरप्सी हुई है। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द कस्टमर वुड बी एबल टू रिकवर 50% ऑफ द लॉस फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। तो ये वो उसका इशू है कि उसको कितने पैसे मिल सकेंगे। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि जो डेट है वो ईयर एंड पर एग्जिस्ट करता था, लेकिन बैंकरप्सी जो है वो क्लियरली ईयर एंड के बाद अराइज हो रही है, तो इसको हम एक नॉन एडिस्टिंग इवेंट ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर ये मटेरियल है तो इसका डिस्क्लोजर देना चाहिए, और डिस्क्लोजर जो हम देंगे उसमें नेचर ऑफ इवेंट और एस्टिमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट देंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट 1 मिलियन का फाइनेंशियल इफेक्ट हो। बैंकरप्सी के दौरान जो हमें अमाउंट मिल सकती है लिक्विडेशन के थ्रू, उसको नेट करके जो बाकी अमाउंट होगी उसके लॉस को कंसीडर करेंगे। सेकंड सिचुएशन है कि एन एम्प्लॉय ऑफ एसएल फॉर्ज द सिग्नेचर्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड मेड कैश विड्रॉल ऑफ ₹7.5 million फ्रॉम द बैंक। Of these, ₹1.5 million were withdrawn before December 31, 2015। यानी 6 मिलियन जो हैं वो आफ्टर ईयर एंड विदड्रॉ किए गए। Investigation revealed that an employee of the bank was also involved, and therefore, under a settlement arrangement, the bank paid 60% of the amount to SL on January 27, 2016। तो ईयर एंड के बाद हमें 60% ऑफ द अमाउंट बैंक से मिल गई है। अब पहली बात तो ये कि जो हमारी अमाउंट ईयर एंड से पहले विड्रॉ हुई है वो एडजस्टिंग इवेंट है, चाहे उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन और डिस्कवरी जो है वो ईयर एंड के बाद हुई है। तो 1.5 मिलियन की अमाउंट एडजस्टिंग इवेंट होगी, बेशक वो ईयर एंड के बाद डिस्कवर हो रही है। तो इन्फॉर्मेशन ईयर एंड के बाद मिली है, कंडीशन ईयर एंड पे एग्जिस्ट करती थी। क्योंकि 60% हमें सब्सिक्वेंटली इसमें रिकवर हो गया है, तो हमें जो लॉस रिकॉर्ड करना चाहिए वो सिर्फ 0.6 मिलियन का रिकॉर्ड करना चाहिए। दैट इज़ 40% ऑफ दिस 1.5 मिलियन। जो फर्दर विड्रॉल है 6 मिलियन का जो ईयर एंड के बाद हुआ है वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, और इसको भी लेकिन अगर हम मटेरियल कंसीडर करते हैं तो इसके जो डिस्क्लोजर हमें देने होंगे उसमें हम नेचर ऑफ द इवेंट बताएंगे, ग्रॉस अमाउंट ऑफ लॉस बताएंगे, और जितनी अमाउंट 60% हमें बाद में रिकवर हो गई वो बताएंगे। तो ग्रॉस अमाउंट ऑफ लॉस हमारी जो है इसमें 6 होगी, और जो सब्सिक्वेंटली हमें इस 6 से रिलेटेड 60% अमाउंट रिकवर होगी दैट इज़ 3.6 है, और इस तरह नेट लॉस जो इसमें हमारा बनता है वो 2.4 का बनेगा। थर्ड सिचुएशन है कि एसएल हैज़ फाइल्ड अ क्लेम अगेंस्ट वन ऑफ इट्स वेंडर्स फॉर सप्लाइंग डिफेक्टिव गुड्स। एसएल लीगल कंसल्टेंट इज कॉन्फिडेंट that damages of ₹1 million would be paid to SL. The supplier has already reimbursed the actual cost of the defective goods। जो goods defective थी उनकी कॉस्ट तो उन्होंने reimburse कर दी है, लेकिन हम फर्दर 1 मिलियन के डैमेजेस जो हैं वो उनसे क्लेम कर रहे हैं। तो तब तक हमें कोई एसेट या इनकम रिकग्नाइज नहीं करनी चाहिए जब तक कि वो रियलाइज ना हो जाए, या जब तक कि वो वर्चुअली सर्टन ना हो कि रियलाइज हो जाएगी। तो इन दैट सिचुएशन तो हम उसको एसेट या इनकम रिकॉर्ड कर सकेंगे इफ़ वी से कि वो वर्चुअली सर्टन है कि हमें रियलाइज हो जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ रिकवरी ऑफ डैमेजेस प्रोबेबल है, जो कि एटलीस्ट ये सिचुएशन नज़र आ रही है, क्योंकि कॉन्फिडेंट का मतलब या वर्चुअली सर्टन लिया जाएगा या एटलीस्ट प्रोबेबल लिया जाएगा, तो एसएल को फिर डिस्क्लोज करना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि कंटीजेंट एसेट की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और नेचर क्या है, और फाइनेंशियली इसका इफेक्ट क्या है, कि हमें कितने पैसे इसमें से 1 मिलियन में से मिल सकते हैं या सारे के सारे मिल सकते हैं, तो ये अमाउंट बताएंगे। लास्ट पार्ट है कि a suit for infringement of patent seeking damages of ₹2 million was filed by a third party। SL's legal consultant is of the opinion that an unfavorable outcome is most likely। यानी हमें पैसे देने पड़ेंगे। On the basis of past experience, he has advised that there is 60% probability that the amount of damages would be ₹1 million and 40% likelihood that the amount would be ₹1.5 million। तो इसमें हम अगर देखते हैं तो एसएल को प्रोविजन जो बनानी चाहिए वो 1 मिलियन की बनानी चाहिए।
1 मिलियन क्यों? क्योंकि वो मोस्ट लाइकली आउटकम है। अगर इसमें हम अल्टरनेटिवली एक कैलकुलेशन करते और एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करते लाइक 1 मिलियन का 60% और फिर उसमें ऐड कर देते 1.5 मिलियन का 40%, तो ये हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू होती। एक्सपेक्टेड वैल्यू वहाँ पर सूटेबल होती है जहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन ऑफ सिमिलर आइटम हो, जो कि यहाँ पर केस नहीं है, यहाँ पर एक लिटिगेशन का मामला है। तो यहाँ पे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है क्योंकि कॉपीराइट की इन्फ्रिंजमेंट जो है या पेटेंट की जो इन्फ्रिंजमेंट है वो ऑलरेडी हो चुकी है। उसके बाद ये कि जो ओपिनियन ऑफ लीगल कंसल्टेंट ये है कि हमें आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज करना पड़ेगा, तो दैट इज़ प्रोबेबल। और रिलायबल एस्टिमेट भी हमारे पास अवेलेबल है जिसको हमने डिस्कस किया कि 1 मिलियन की अमाउंट बेस्ट एस्टिमेट है। तो इस प्रोविजन के लिए हमें जो फर्दर डिस्क्लोजर देने होंगे उसमें हम नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन को डिस्कस करेंगे, हम एक्सपेक्टेड टाइमिंग ऑफ एनी सेटलमेंट अगर हो सकती है तो उसको डिस्कस करेंगे, और जो अनसर्टेनिटीज सराउंड कर रही हैं इस प्रोविजन को उनको डिस्कस करेंगे। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आइस 37 का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें 5 डिफरेंट सिनेरियोज को हम कवर कर रहे होंगे। पांचों सिनेरियोज इंडिपेंडेंट हैं और ये टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की जो बेसिक डिस्क्रिप्शन है वो ये है कि यू हैव बीन आस्क्ड टू एडवाइज ऑन अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द फॉलोइंग सिचुएशंस अराइजिंग इन द बुक्स ऑफ वेरियस कंपनीज, यानी हर कंपनी डिफरेंट है। ईयर एंड इन ईच केस कैन बी टेकन एज 31 दिसंबर 2015। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसकी बेस पर हम डेट्स को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। एंड यू शुड एज्यूम दैट द अमाउंट्स इन्वॉल्व्ड आर मटीरियल। तो जहाँ पे भी अगर कोई ऐसा इशू आता है कि मटीरियल अगर अमाउंट हो तो डिस्क्लोजर देना है, तो वी वुड बी गिविंग डिस्क्लोजर, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे होंगे कि जो अमाउंट्स हैं वो मटीरियल हैं। इसके बाद हमें 5 सिनेरियोज दिए हुए हैं जिसमें से 3 सिनेरियोज अभी आपको नज़र आ रहे हैं और 2 सिनेरियोज उसके बाद हैं। और रिक्वायरमेंट है कि फॉर ईच ऑफ द अबव सिचुएशन आउटलाइन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यू वुड रेकमेंड and give the reasoning of principles involved. The accounting treatment should refer to entries in the books and or the year-end financial statement as appropriate. तो यानी हम या तो ये बता रहे होंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कि हम जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, या हम ये बता रहे होंगे कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर क्या लाइबिलिटी या एसेट रिकग्नाइज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो ये हम सिनेरियोज 1 बाय 1 हर सिनेरियो को सेपरेटली अब डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सिनेरियो हमारे पास है कि एट द ईयर एंड देयर वाज अ डेबिट बैलेंस इन द बुक्स ऑफ कंपनी ऑफ ₹15,000 रिप्रेजेंटिंग एन एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी फॉर एन एक्सीडेंट क्लेम। यानी कोई एक्सीडेंट हुआ था, हमने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम किया था और वो रिसीवेबल हमने रिकॉर्ड किया हुआ है 15,000 का, कि हम समझते हैं कि हमें इंश्योरेंस कंपनी से वो पैसे मिलेंगे। इन फेब 2016, यानी हमारे ईयर एंड के 2 महीने बाद, बिफोर द डायरेक्टर्स हैड एग्रीड द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द पब्लिश्ड अकाउंट, यानी अभी डेट ऑफ ऑथराइजेशन नहीं हुई, कॉरस्पॉन्डेंस विद लॉयर इंडिकेटेड दैट ₹18,600 माइट बी पेएबल ऑन सर्टन कंडीशन। यानी 15,000 तो हम जो सोच रहे थे वो अपनी जगह पर, और अब जो है कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी हमें मिल सकते हैं, 18,600 भी मिल सकते हैं। अब जो इसमें इशू आ जाता है वो ये आ जाता है कि इसे हमने कंटीजेंट एसेट के तौर पर क्या हम इसको एज रिसीवेबल और एज इनकम रिकॉर्ड कर सकते हैं या नहीं। तो आईएस 37 के मुताबिक हम कंटीजेंट इनकम रिकग्नाइज नहीं कर सकते फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो पहला पॉइंट हम ये मेंशन कर लेते हैं। दूसरी बात यह है कि कंपनी का ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट बैलेंस का मतलब ये है कि रीजनेबली ये सर्टन है कि हमें 15,000 तो मिल जाने, इस वजह से हमने इसको एज अ रिसीवेबल रिकॉर्ड किया हुआ है। तो ये अंडरस्टैंडिंग हम क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर देंगे। और ये जो 15,000 है ये प्रोबेबली कंटीजेंसी नहीं है, और हम अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमें मिल जाएंगे तो ये ऑलरेडी रिसीवेबल के तौर पर रिकॉर्ड हैं, तो करेक्टली रिकॉर्डेड है। इशू आता है डिफरेंस का, जो अब हम एक्स्ट्रा पैसे लॉयर कह रहे हैं कि शायद मिल जाए, माइट बी पेएबल, यानी प्रोबेबल है कि मिल सकते हैं। तो जो डिफरेंस है ये 3600 का, ये कंटीजेंट एसेट है, क्योंकि ये वर्चुअली सर्टन नहीं है। जो वर्डिंग है वो ये है कि माइट बी पेएबल, के मिल भी सकते हैं। तो ये कंटीजेंट एसेट है और कंटीजेंट एसेट को डिस्क्लोज होना चाहिए, रिसीवेबल के तौर पर रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि अ कंपनी हैज एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट विच कॉस्ट ₹400,000
इन 2012, हम 2015 के एंड पर अकाउंटिंग कर रहे हैं, एंड वाज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर 10 years. At the beginning of 2015 financial year, the book value was rupees 280,000. It is now thought that the company will soon cease to make the product for which the equipment was specifically purchased. तो जब हम प्रोडक्ट ही नहीं बना रहे होंगे तो इसका मतलब है कि हमारा जो इक्विपमेंट है वो हमें सेल करना पड़ेगा, और ये भी चांस है कि उसकी जो इम्पेयरमेंट हो गई हो. तो इस रिकवरेबल अमाउंट इज ओनली ₹80,000 एट 31 दिसंबर 2015. तो इसमें IS-16 की हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है और IS-36 की जो रिक्वायरमेंट है उनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे. IS-16 requires that the carrying amount of property plant equipment should be reviewed periodically in order to assess whether the recoverable amount has fallen below the carrying amount. तो क्या इम्पेयरमेंट की ज़रूरत है, इंडिकेशन है, तो ये IS-16 और IS-36 दोनों के हिसाब से हम देखते हैं. और अगर ज़रूरत है तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को फिर रिकवरेबल अमाउंट पे राइट डाउन किया जाता है, और फिर इम्पेयरमेंट लॉस को प्रॉफिट और लॉस में एज एन एक्सपेंस हम रिकॉर्ड करते हैं. अब इस केस में क्या हमें रिकॉर्ड करना होगा? पहली बात तो ये कि पहले हम डेप्रिसिएशन रिकग्नाइज करेंगे. कितने की? 400,000 की वैल्यू गिवन है और 10 years की यूज़फुल लाइफ पहले जो बताई हुई है उसको हम लेंगे. तो इस हिसाब से हमारी 40,000 की डेप्रिसिएशन रिकग्नाइज होगी. फिर हम इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करेंगे. अब इम्पेयरमेंट लॉस कैसे कैलकुलेट होगा? ईयर के स्टार्ट में वैल्यू 280,000 है जो क्वेश्चन में गिवन है, और 40,000 की हमने ये डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर ली. इसके बाद क्वेश्चन में बताया हुआ है कि सिर्फ 80,000 अब उसकी रिकवरेबल अमाउंट है, तो उसको ले लेते हैं. तो हमारे पास जो नेट अमाउंट है ऑफ दीज टू फिगर्स वो 160,000 है. ये इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करेंगे, और फ्यूचर के लिए हो सकता है कि यूज़फुल लाइफ का जो हमारा एस्टिमेट है वो भी रिव्यू हो, और अगर वो रिव्यू हो रहा होता तो उसकी बेस पर हमारा डेप्रिसिएशन का चार्ज भी चेंज हो सकता है. नेक्स्ट चलते हैं. ऑन 30th November, अ कंपनी एंटर्ड इनटू अ लीगल एक्शन डिफेंडिंग अ क्लेम फॉर सप्लाइंग फॉल्टी मशीनरी. तो यानी किसी ने हम पर केस फाइल कर दिया कि हमने उन्हें जो मशीनरी सप्लाई की है वो फॉल्टी है, और हम उस क्लेम को डिफेंड कर रहे हैं. द कंपनी सॉलिसिटर्स एडवाइज दैट देयर इज अ 20% प्रोबेबिलिटी दैट द क्लेम विल सक्सीड. तो चांसेस हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं, प्रोबेबल नहीं है कि हमें पेमेंट करनी पड़ेगी. तो 20% चांसेस वुड बी जस्ट अ पॉसिबिलिटी कंसिडरेशन. द अमाउंट ऑफ द क्लेम इज ₹500,000. अब IS-37 के मुताबिक ये कंटिजेंट लाइबिलिटीज बनती है, और कंटिजेंट लाइबिलिटी रिकग्नाइज नहीं होनी चाहिए. और क्वेश्चन जो मेन है हमारा वो ये कि क्या ऑब्लिगेटिंग इवेंट हो चुका है. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जी IS-37 में कंटिजेंट लाइबिलिटी को रिकग्नाइज तो नहीं करना, तो हम कोई प्रोविजन तो रिकॉर्ड नहीं कर रहे होंगे. द क्वेश्चन इन दिस केस इज वेदर देयर इज एन ऑब्लिगेटिंग इवेंट विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ IS-37. तो मशीनरी जो है हम 30th नवंबर को केस हो चुका है, तो इसका मतलब है कि हमारी ऑलरेडी ऑब्लिगेटिंग इवेंट तो हो चुका है, लेकिन इसके लिए जस्ट 20% चांस पे प्रोविजन रिकग्नाइज नहीं होगी. मोर देन 50% चांस होता तो हम उसको प्रोबेबल कंसीडर करते और फिर उसकी प्रोविजन रिकग्नाइज कर रहे होते. तो हमें कंटिजेंट लाइबिलिटी का डिस्क्लोजर देना होगा, और इस डिस्क्लोजर में हम क्या क्या शामिल करेंगे? हम नेचर ऑफ कंटिजेंसी को डिस्कस करेंगे, हम अनसर्टेनिटीज़ जो उस कंटिजेंसी से रिलेटेड यानी केस का डिसीजन क्या हो सकता है, डिफरेंट अनसर्टेनिटीज़ उनको डिस्कस करेंगे, और लाइकली इफेक्ट जो कि यहाँ पर फाइनेंशियल इफेक्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है 500,000 का, लेस अगर कोई टैक्स रिलीफ भी हमें मिलेगा, क्योंकि जो एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे तो उसकी बेस पर हमें ये भी चांस है कि कुछ टैक्स के अंदर सेविंग्स भी होंगी, तो वो हम रिकॉर्ड करेंगे. तो ये 3 डिस्क्लोजर्स भी हम मेंशन करेंगे अपने आंसर में. Next is part D. An item has been produced at a manufacturing cost of ₹1,800 against a customer's order at an agreed price of ₹2,300. तो 1,800 की कॉस्ट है, 2,300 की सेल प्राइस है, टिपिकली अ प्रॉफिटेबल ऑर्डर. द आइटम वॉज इन इन्वेंट्री एट द ईयर एंड अवेटिंग डिलीवरी इंस्ट्रक्शन, यानी हमने कंप्लीट कर लिया था, सिर्फ कस्टमर की तरफ से डिलीवरी की इंस्ट्रक्शन आनी थी. इन January 16, the customer was declared bankrupt, and the most reasonable course of action seems to be able to make a modification to the unit costing approximately ₹300, which is expected to make it marketable with other customer at a price of about ₹1,900. तो अब हमें जो हालात नज़र आते हैं वो ये हैं कि हम उस कस्टमर को तो वो तो बैंकरप्ट हो गया, उसको तो चीज़ डिलीवर करेंगे तो पैसे ही नहीं मिलेंगे, तो हमें उसे थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए जिस पे 300 की कॉस्ट लगेगी, और फिर हम किसी और को वो 1900 का सेल कर सकते हैं. अब क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है या नहीं है? तो पहला इशू तो हमारा ये होगा, इट सीम्स टू बी एन एडजस्टिंग इवेंट, क्योंकि जो बैंकरप्सी इशू है वो ओवरनाइट यूजुअली राइज नहीं होता, क्वेश्चन में ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं है, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि ये सिचुएशन ईयर एंड पर भी एग्जिस्ट करती थी.
अब IS2 को जब हम अप्लाई करते हैं तो इट रिक्वायर दैट इन्वेंट्री शुड बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV, और इस केस में जो कॉस्ट है हमारे पास दैट इज़ 1800 और NRV जो है वो 1900 में से हम 300 माइनस कर देंगे तो दैट इज़ 1600। तो 1800 और 1600 में से लोअर जो है हम इसको 1600 पे मेजर करेंगे, और ऑलरेडी इन्वेंट्री अगर कॉस्ट पर आ रही है तो उसका राइट डाउन जो है वो 200 से रिकॉर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, एट 31 दिसंबर अ कंपनी हैज़ अ टोटल पोटेंशियल लाइबिलिटी ऑफ 1,400,000 रुपीज फॉर वारंटी वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स। Past experience shows that 10% of these costs are likely to be incurred, कि 10% तो चांसेस हैं कि भी देने ही पड़ेंगे। 30% may be incurred, यानी पॉसिबल हैं, बट द रिमेनिंग 60% इज हाईली अनलाइकली। तो एक ही लाइबिलिटी के अंदर सर्टन अमाउंट्स हैं जिनके चांसेस हैं, और इन चांसेस को अगर हम यूज़ करें तो जो 10% लाइकली हैं तो इसके लिए तो हमें प्रोविजन रिकॉर्ड कर देनी चाहिए। जो मे बी इनकर हो सकते हैं यानी पॉसिबिलिटी है, इसके लिए हमें कंटीजेंट लाइबिलिटी को कंसीडर करना चाहिए, और जो अनलाइकली हैं इट मीन्स कि वो रिमोट हैं तो उनको हमें इग्नोर कर देना चाहिए। तो इसको हम अपने आंसर में रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो 10% अमाउंट है उसकी प्रोविजन क्रिएट करेंगे। द कंपनी शुड सेट अप अ प्रोविजन ऑफ ₹1,000,040 जो कि हमने 10% अमाउंट ली है, एंड शुड एक्रू फॉर द 10% प्रोबेबल लाइबिलिटी, क्योंकि ये लाइकली है। उसके बाद जो 30% है उसके लिए हमें कंटीजेंट लाइबिलिटी कंसीडर करनी चाहिए, और कंटीजेंट लाइबिलिटी में हम डिस्क्लोजर देंगे। डिस्क्लोजर के अंदर हम नेचर ऑफ कंटीजेंसी, जो अनसर्टेनिटी सराउंड करती हैं आउटकम को, वो, और उसके बाद लाइकली इफेक्ट जो कि हम अमाउंट का 30% कैलकुलेट कर लेंगे, वो हमारा फाइनेंशियल इफेक्ट है, लेस अगर कोई टैक्स रिलीफ है तो वो भी। जो बाकी 60% है वो क्योंकि हाईली अनलाइकली है, तो ऑन दैट बेसिस इट इज़ अ रिमोट कंटीजेंट लाइबिलिटी, और इसको फिर हमें इग्नोर कर देना चाहिए। तो बैलेंस शुड बी इग्नोर्ड एज इट इज़ अ रिमोट कंटीजेंट लाइबिलिटी। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम IS 37 का एक पास्ट एग्जाम कर रहे हैं स्प्रिंग 2017 से, करीम लिमिटेड, और ये डी कमीशनिंग लाइबिलिटी से रिलेटेड है। करीम लिमिटेड बाउट अ स्पेशल पर्पस इंजीनियरिंग प्लांट ऑन 1 जनवरी 2015 एट अ कॉस्ट ऑफ 1755 मिलियन इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स एट 17%। तो प्लांट को सेल्स टैक्स इंक्लूड करके रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। इसमें से जो रिफंडेबल सेल्स टैक्स है वो अलग रिसीवेबल रिकॉर्ड होना चाहिए, और उसको हम प्लांट की कॉस्ट में से माइनस कर देंगे। फर्दर, KL इज रिक्वायर्ड टू डी कमीशन द प्लांट आफ्टर अ पीरियड ऑफ 2 years। डी कमीशनिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट ₹300 मिलियन, यानी 2 years के बाद जो है 300 मिलियन हमारे स्पेंड होंगे उसको डी कमीशन करने पे। एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट 11% है, जिससे हम फेयर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। KL uses the cost model for subsequent measurement of its property, plant and equipment, and plant is being depreciated using the straight line method over its useful life। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हमसे ये है कि हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है फॉर द ईयर 2015 एंड 2016। जो प्लांट है इसकी लाइफ भी 2 years है, और इन 2 years की जो एंट्रीज हैं वो हमने पास करनी है फॉर 10 marks। तो सबसे पहले हमें प्लांट की सही कॉस्ट डिटरमिन करनी पड़ेगी, जिस पे हमने प्लांट को रिकॉर्ड करना है, जिसमें 2 फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि हमने सेल टैक्स को माइनस करना है, और जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डी कमीशनिंग लाइबिलिटी होगी उसको हमने प्लांट की कॉस्ट में ऐड करना है। तो इस स्टेप की तरफ चलते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले एक वर्किंग बना लेते हैं कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्लांट की, जिसमें हम सबसे पहले लेंगे अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, जो कि 1755 हमें क्वेश्चन में गिवन है। इसमें से अब हमें सेल्स टैक्स माइनस कर देना है। 17% सेल टैक्स है, इट मीन्स के जो टोटल अमाउंट है वो 100 + 17 117 पर शो हो रही है। तो 117 से डिवाइड करेंगे, 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेल टैक्स की अमाउंट आ जाएगी 255। ये हमारी एक सेल्स टैक्स रिसीवेबल के नाम से रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो ये माइनस करके हमारे पास जो एसेट है वो नेट 1500 का आ जाएगा। अब क्योंकि एसेट से रिलेटेड डी कमीशनिंग लाइबिलिटी भी है, तो इस डी कमीशनिंग लाइबिलिटी को हमने रिकॉर्ड करना है।
डीकमीशनिंग लाइबिलिटी 300 की है, लेकिन हमने 300 पे रिकॉर्ड नहीं करना क्योंकि 300 तो 2 ईयर्स के बाद लगने हैं। 11% की बेस पर हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो 2 ईयर्स की बेस पर हमने 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज टू पावर -2 इज नंबर ऑफ ईयर्स, तो प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास आ जाती है 243.49 मिलियन। ये हम एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। तो एसेट की कॉस्ट जो है प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग कॉस्ट को मिलाकर टोटल हो जाएगी 1743.49, और इतने पर हमारा जो एसेट है वो एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिकॉर्ड होगा। अब यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग है उसके अंदर हमारा पॉइंट ये है कि हमने जो पेमेंट की है वो 1755 की है। 255 का हम सेल टैक्स रिसीवेबल रिकॉर्ड करेंगे, 243 की हम प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे डीकमीशनिंग लायबिलिटी की। तो इस जो एक स्टेप है इसमें 4 हमारी एंट्रीज, 4 कह लें कि अकाउंट अफेक्ट हो रहे होंगे एक कंपाउंड एंट्री के अंदर, और उसको अब हम रिकॉर्ड करते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। सो एंट्रीज का एक फॉर्मेट डेवलप कर लेते हैं, और प्लांट डेबिट, सेल्स टैक्स रिफंडेबल, डेबिट, बैंक क्रेडिट और प्रोविजन क्रेडिट। अब प्लांट जो है वो आप यहाँ पे नोटिस करें कि हमने सेल्स टैक्स की अमाउंट इसमें से माइनस की हुई है वर्किंग वन में, और उसको सेपरेट रिसीवेबल रिकॉर्ड किया है, और पेमेंट जो हमने किया है वो सेल टैक्स की भी किया है, तो बैंक जो है वो टोटल अमाउंट से हो रहा है, और 243 की हमने प्रोविजन क्रेडिट किया है, और दूसरी तरफ ये प्लांट की कॉस्ट में डेबिट के तौर पर शामिल है। अब ये तो इनिशियल एंट्री हो गई। जब फर्स्ट ईयर एंड होगा तो जो प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग है उसके अंदर हमने फाइनेंस कॉस्ट का इफेक्ट लेना होगा, यानी इंटरेस्ट का इफेक्ट लेना होगा, चेंज इन प्रेजेंट वैल्यू का इफेक्ट लेना होगा। तो उसकी वर्किंग 2 तरीके से हो सकती है, हम वो दोनों तरीके फॉलो करेंगे। तो एक वर्किंग बना रहे हैं हम प्रेजेंट वैल्यू और उसके चेंज की। तो 1 जनवरी को जो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है 300 इंटू 1.11, 11% इंटरेस्ट रेट की बेस पर और 2 ईयर्स के टाइम की बेस पर, दैट इज 243.49, और ये तो फर्स्ट टाइम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो देर इज नो चेंज। फिर हम ईयर एंड पर 31 दिसंबर को सेम कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन अब हमने जो चेंज किया है वो ईयर का चेंज किया है कि 1 ईयर गुजर चुका है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से प्रेजेंट वैल्यू इंक्रीज आ रही है, और प्रेजेंट वैल्यू में जो इंक्रीज है दैट इज 26.78। अब जितना भी इंक्रीज इन प्रेजेंट वैल्यू टाइम की वजह से होता है वही इंटरेस्ट होता है। तो अगर हम लाइबिलिटी के ऊपर सेपरेटली इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो वो भी हमारे पास सेम अमाउंट बनेगी। जो हमने 243.49 का लाइबिलिटी रिकॉर्ड की हुई 11% इंटरेस्ट लेंगे तो वो भी हमारे पास 26.78 आएगा। तो अब इस इंटरेस्ट की एंट्री ये है कि हम इंटरेस्ट एक्सपेंस को यानी फाइनेंस कॉस्ट को डेबिट करेंगे, और प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग क्योंकि अभी तक हमने पेमेंट तो नहीं की इसकी, तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो फाइनेंस कॉस्ट डेबिट, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग क्रेडिट। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा ईयर एंड पर वो प्लांट की डेप्रिसिएशन भी चार्ज करनी है। तो हमने इस प्रोविजन के इम्पैक्ट ले लिया, अब हमने डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट लेना है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो हमने प्लांट की ओवर 2 ईयर्स डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी। अब हम नेक्स्ट ईयर पर आते हैं। तो नेक्स्ट ईयर में भी हमारा जो एक स्टेप होना है वो ये है कि दोबारा हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और अब क्योंकि पूरे 2 ईयर्स हो चुके हैं तो जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 300 पर ही हो गई है जो कि हमने अमाउंट पे करनी थी। तो अब जो चेंज है वो 29.73 का है। वंस अगेन अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं कंपाउंड करके यानी प्रीवियस इंटरेस्ट ऐड करके, तो वो भी हमारे पास अमाउंट 29.73 बनती है। तो वंस अगेन हम फाइनेंस कॉस्ट डेबिट क्योंकि एक्सपेंस हुआ है, और प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई तो वो क्रेडिट कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि जिस तरह लास्ट ईयर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की थी तो सेम इस साल में भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड है इसलिए सेम डेप्रिसिएशन हमारी रिकॉर्ड हो रही होगी। अब जब 2 ईयर्स कंप्लीट हो गए तो एक पॉइंट तो ये होगा कि हमें अब डीकमीशनिंग कॉस्ट इनकर करनी है। जब डीकमीशनिंग कॉस्ट हम इनकर करेंगे तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि हम पेमेंट कर रहे होंगे, और डीकमीशनिंग कॉस्ट इनकर करने के बाद जो हमारी लाइबिलिटी थी प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग की, क्योंकि हम वो पे कर चुके हैं तो वो हमारी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। जब ये सब भी हो गया तो प्रोविजन का बैलेंस इस पॉइंट पर अब जीरो हो चुका है, क्योंकि प्रोविजन को अगर आप देखें तो आपने पहले 243.49 से क्रेडिट किया, फिर 26.78 से क्रेडिट किया, फिर 29.73 से क्रेडिट किया। इन तीनों को सम करें तो 300 बनता है, और 300 से डेबिट होकर ये अमाउंट अब हमारी हो चुकी है जीरो। अब हमारा एसेट का अकाउंट शो हो रहा है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट शो हो रहा है। तो जब एसेट फुली डेप्रिशिएट हो जाता है तो एसेट के कॉस्ट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को खत्म कर देते हैं, और वो खत्म करने के लिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस है हमारे पास वो क्रेडिट है, उसको खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे, और प्लांट का बैलेंस जो है वो डेबिट है, उसको खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे। तो ये हमारी जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि हमने 2015 एंड 2016 की जर्नल एंट्रीज पास करनी थी, वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है।
वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आइस 37 का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है बदर। 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बदर फॉर द ईयर टू 31st March 2015. The mining division of Badar has a 3-year operating license from an overseas government. This allows it to mine and extract copper from a particular site. When the license began on 1st April 2014, which means कि एक साल हो चुका है और इस ईयर के स्टार्ट पर ये लाइसेंस शुरू हुआ था जिसका ईयर एंड पर हम अकाउंटिंग कर रहे होंगे। बदर स्टार्टेड टू बिल्ड ऑन द साइट। द कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन वाज ₹500,000। तो जो बिल्डिंग है वो शुरू और कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई और 500,000 की कॉस्ट उस पर लगी। द ओवरसीज कंट्री हैज़ नो पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल डीकमिशनिंग लॉज। इसका मतलब है कि कोई लीगल ऑब्लिगेशन तो एग्जिस्ट नहीं करती। In its past financial statement, Badar has given information about the company's environmental policy and has provided examples to demonstrate that it is a responsible company that believes in restoring mining sites at the end of the extraction period. तो ये जो स्टेटमेंट है इससे हमें ये बात पता चलती है कि देयर वुड बी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। The cost of removing the construction at the end of the 3 years is estimated to be ₹100,000. तो एंड ऑफ 3 years पर 100,000 की अमाउंट लगेगी। इसकी हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी चाहिए। द कॉस्ट ऑफ द साइट करेंटली शोन इन द ट्रायल बैलेंस इज ₹500,000। तो हमें इसको मजीद इंक्रीज कर लेना चाहिए। कंपनी हैज़ अ कॉस्ट ऑफ बोरिंग ऑफ 10%। तो जब हम प्रेजेंट वैल्यू लेंगे तो फिर हमें यही रेट गिवन है। वैसे जो रिक्वायरमेंट है इस 37 की दैट इज़ वी हैव टू यूज़ प्री टैक्स रेट। तो यहाँ पे मेंशन नहीं है कि ये प्री टैक्स है या पोस्ट टैक्स रेट है। सो लेट्स अज्यूम दैट दिस इज प्री टैक्स रेट एंड दिस इज अप्रोप्रिएट रेट अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ लाइबिलिटी एंड द रिस्क एसोसिएटेड विद इट। और रिक्वायरमेंट है कि एक्सप्लेन द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द अबव विद कैलकुलेशन इफ अप्रोप्रिएट। तो ऑब्वियसली सर्टन कैलकुलेशंस इसमें पॉसिबल हैं तो वो हम रिफ्लेक्ट कर देंगे आंसर में। तो सबसे पहले तो ये बात कि हमारी जो इनिशियल मेजरमेंट होगी उसको हम देखते हैं। और इनिशियल मेजरमेंट में पहला पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर कोई लीगल ऑब्लिगेशन तो नहीं है लेकिन कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है। Although there is no legal requirement to restore the site, the company has established a constructive obligation by setting a valid expectation in the market due to its published policies and past practice from which it cannot realistically withdraw. अब इस वजह से ये प्रोबेबल लगता है कि इस साइट को इम्प्रूव भी करना पड़ेगा और उसके लिए पैसे भी देने पड़ेंगे। तो एक प्रोविजन क्रिएट होनी चाहिए। इट देयरफॉर अपीयर्स प्रोबेबल दैट बदर विल हैव टू पे मनी टू इम्प्रूव द साइट एंड सो अ प्रोविजन शुड बी क्रिएटेड फॉर द एक्सपेक्टेड अमाउंट। अब जो हम अमाउंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसकी कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 100,000 एट द एंड ऑफ 3 years। 10% का रेलिवेंट रेट है। सो वी शुड टेक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट। As the expected payment of ₹100,000 will not be settled for 3 years, the provision should be discounted and entered at its net present value और present value of ₹75131 जो कि 100,000 को हमने प्रेजेंट वैल्यू ले ली 1.10 जो है 10% इंटरेस्ट रेट और 3 years का जो है नंबर ऑफ ईयर्स को यूज़ किया हमने। अब बेसिकली डिस्काउंटिंग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इफेक्ट मटीरियल है यहाँ पर। अब जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो तो करेक्टली कैपिटलाइज कर दिया उन्होंने 500,000 की, लेकिन उसके अंदर ये जो प्रोविजन का इफेक्ट है ये भी शामिल होना चाहिए। प्रोविजन का जो इफेक्ट भी शामिल होना चाहिए। तो असल में एंट्री उसकी बन जाती है एसेट डेबिट एंड प्रोविजन क्रेडिट। तो द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क हैज बीन करेक्टली कैपिटलाइज। जो 500,000 कैपिटलाइज किए हुए हैं वो ठीक किए हुए हैं। द कॉस्ट ऑफ द फ्यूचर डीकमिशनिंग वर्क शुड बी एडेड टू दिस एसेट सो दैट द टोटल कॉस्ट ऑफ द साइट कैन बी मैच टू द रेवेन्यू फ्रॉम द कॉपर ओवर द पीरियड ऑफ माइनिंग। क्योंकि जब आप एसेट के अंदर इस अमाउंट को शामिल करेंगे तो फिर जब एसेट बाद में डेप्रिशिएट होगा तो थ्रू डेप्रिसिएशन ओवर द पीरियड ऑफ माइनिंग हमारा एक्सपेंस मैच करेगा जो हम बेनिफिट ले रहे होंगे उस कॉपर की माइनिंग के थ्रू। इसका मतलब है कि जो हमारा एसेट है वो एक्चुअली 575,131 यानी दोनों अमाउंट्स को ऐड करके रिकॉर्ड होना चाहिए और फिर उसको डेप्रिशिएट करना चाहिए ओवर 3 years लाइफ जो कि जिसमें हमें एंटिसिपेटेड रेवेन्यू आना है। तो हमारी अगर इस कहें कि सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी तो हमें प्लांट को डेबिट करना चाहिए था और फिर बैंक 500,000 से जो हमारे पैसे लग गए और बाकी प्रोविजन की लायबिलिटी हम क्रेडिट कर देते।
फर्दर अगर हम जाते हैं और इस क्वेश्चन में फर्दर डिस्कस करते हैं कि मज़ीद इसकी जो अकाउंटिंग है वो कैसे होनी चाहिए थी, तो उसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ प्रोविजन के अंदर ओवर द 3 ईयर्स हमने जो डिस्काउंटिंग की है उसको अनवाउंड करेंगे, यानी उस पर इंटरेस्ट को रिकग्नाइज करेंगे, और 3 साल के बाद दोबारा प्रोविजन 100,000 की हो चुकी होगी, सब्जेक्ट टू दैट के एस्टिमेट अगर हमारा चेंज नहीं होता। सो एंड ऑफ ईयर 1 पर 10% इंटरेस्ट अगर आप लाइबिलिटी पर कैलकुलेट करते हैं तो 7513 की फाइनेंस कॉस्ट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। फिर इसी तरह एंड ऑफ ईयर 2 पर कंपाउंड करने के लिए प्रीवियस इंटरेस्ट जो है वो ऐड कर दें, टोटल अमाउंट आ गई, उसका 10% इंटरेस्ट लेंगे तो वो बनता है 8265, और फाइनेंस कॉस्ट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। एंड ऑफ ईयर 3 पर ये अमाउंट भी ऐड कर दें तो टोटल अमाउंट 90909 आ जाती है, इसका 10% लेंगे तो 9092, राउंडिंग ऑफ इफेक्ट ले लिया ताकि टोटल 100,000 हो जाए, वरना बाज़ औक़ात इस तरह की कैलकुलेशन में 1 और 2 रुपीज़ का इमटीरियल सा डिफरेंस भी आ जाता है। तो फाइनेंस कॉस्ट को हम डेबिट करेंगे और प्रोविजंस को क्रेडिट करेंगे। इस पॉइंट पर अगर आप देखें तो आपकी जो प्रोविजन है उसका टोटल बैलेंस 100,000 हो चुका है। अगर तो आप एग्जैक्टली 100,000 की ही अमाउंट पे करते हैं तो आपकी एंट्री बेसिकली होगी कि प्रोविजन डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। लेट्स से कि आपको जो अमाउंट पे करनी पड़ती है वो ज़्यादा पे करनी पड़ जाती है, तो आप कहेंगे जी प्रोविजन 100,000 और लेट्स से कि 110,000 पे करना पड़ गया, तो पेमेंट आपने कर दी, तो जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट और लॉस में जाएगा। इसी तरह लेट्स से कि आपको 5,000 से कम पेमेंट करनी पड़ जाती है, यू पे जस्ट 95,000, और उसमें आपकी प्रोविजन सेटल हो जाती है। प्रोविजन जो थी वो उसका बैलेंस 100,000 था, तो तब भी प्रॉफिट और लॉस में 5,000 चला जाएगा। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इफेक्ट जो है वो फाइनेंस कॉस्ट के थ्रू ओवर द पीरियड रिफ्लेक्ट किया जाता है। ये जो है IAS 37 की रिक्वायरमेंट है प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम IAS 37 और एथिकल इश्यूज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर एक कंबाइंड क्वेश्चन है पास्ट एग्जाम का स्प्रिंग 2020 के अटैम्प्ट से, जिसका टाइटल है हॉट कॉफ़ी लिमिटेड। इसको डिस्कस और सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है कि आतिफ अनवर, एसोसिएट चार्ट अकाउंटेंट, इज फाइनेंस मैनेजर एट हॉट कॉफ़ी लिमिटेड SCL एंड रिपोर्ट्स टू जमाल अहमद हु इज आल्सो चार्ट अकाउंटेंट फेलो मेंबर हु इज द CFO। तो फाइनेंस मैनेजर एंड CFO। On returning from leaves, Atif noted that draft financial statement for the year ended 31st December 2019 have been prepared. He found that financial statements have not been updated for the revision in decommissioning cost related to a plant as advised by the engineering department at the start of 2019. Atif discussed the matter with Jamal, who advised him to finalize the financial statement without revising the decommissioning cost, as HCL's profit would be decreased if revised cost would be taken into account. तो ये तो क्लियरली अनएथिकल प्रैक्टिस है, और क्योंकि बायस के बगैर होना चाहिए और जस्ट प्रॉफिटेबिलिटी को फोकस करके प्रॉफिट्स को जो है ज़्यादा शो करना, ये इंटेग्रिटी के भी अगेंस्ट और प्रोफेशनल बिहेवियर के भी। Decommissioning cost related to plant has increased from initial estimate of rupees 50 million to rupees 88 million, यानी 38 मिलियन का इजाफा है और स्टार्ट ऑफ 2019 पर है। एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट 12%, तो प्रेजेंट वैल्यू लेंगे इसकी। दिस प्लांट हैड अ यूजफुल लाइफ ऑफ 6 years एंड इट वाज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2017। अच्छा, 1 जुलाई 2017 से स्टार्ट ऑफ 2019 तक आते हैं तो ये 1.5 years बनता है। तो रिमेनिंग लाइफ 4.5 years है। तो एट अ परचेज प्राइस ऑफ रुपीज 860 मिलियन, ये तो उसकी इनिशियल कॉस्ट हो गई जिसपे वो मैयर हो रहा होगा। SCL यूजेस कॉस्ट मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मैयरमेंट ऑफ इट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो ये इसकी कैलकुलेशन आसान है कि जितने से हमारी प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स बनेंगी उतने से हमारी प्रोविजन की लाइबिलिटी बढ़ेगी और सेम अमाउंट से हम प्लांट का एसेट बढ़ा देंगे। तो एंड फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। तो ऑब्वियसली क्योंकि एसेट की अमाउंट बढ़ेगी तो उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगी। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? 2 रिक्वायरमेंट हैं। पहली रिक्वायरमेंट कैलकुलेशन से रिलेटेड है और दूसरी एथिक्स से रिलेटेड है। पहले फर्स्ट रिक्वायरमेंट देखते हैं। कंप्यूट द चेंज इन नेट प्रॉफिट, एसेट्स एंड लाइबिलिटी।
if revised decommissioning cost is included in the financial statement for the year ended 31st December 2019, कि कितने से चेंज हो जाएगा नेट प्रॉफिट, कितने से एसेट चेंज हो जाएंगे, कितने से लाइबिलिटीज चेंज हो जाएंगी, ये हमें रिफ्लेक्ट करना है। तो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि 38 मिलियन से इंक्रीज हो रहा है, 4.5 ईयर्स का रिमेनिंग टाइम है, उसमें से एक साल ये करंट ईयर का गुजरा है, 12% का रेट है जिससे प्रेजेंट वैल्यू लेनी है। तो इसकी बेस पर जो है पार्ट ए के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक फॉर्मेट बना लेते हैं कि एसेट, लाइबिलिटीज और नेट प्रॉफिट में हमने चेंज कैलकुलेट करना है। पहला हमारा स्टेप होगा इंक्रीज इन प्रोविजन को कंसीडर करना। तो प्रोविजन इंक्रीज होगी 38 से, 88 और 50 का जो डिफरेंस है, 12% के इंटरेस्ट रेट पे 4.5 ईयर्स का टाइम है, तो हम प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे जो 22.82 आती है, और इतने से हमारे पास एसेट भी बढ़ जाएगा और प्रोविजन की लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी, यानी हम क्रेडिट करेंगे प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग और डेबिट करेंगे एसेट को। तो एसेट में भी इंक्रीज होगा और लाइबिलिटीज में भी इंक्रीज होगा। इस ट्रांजेक्शन का डायरेक्ट इफेक्ट प्रॉफिट पर कोई नहीं होगा, लेकिन फिर जब आपने एसेट बढ़ाया तो उसकी डेप्रिसिएशन भी चार्ज करनी होगी। तो एडिशनल जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी इस एडिशनल अमाउंट पे रिमेनिंग 4.5 ईयर्स के हिसाब से, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, वो बनती है 5.07, और ये नेट प्रॉफिट को रिड्यूस कर देगी डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस। फिर जो हमने प्रोविजन की लाइबिलिटी रिकॉर्ड की है, क्योंकि वो प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड हुई है, तो हमें जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के चेंज का इफेक्ट है उसको इनकॉर्पोरेट करना है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा इस एडिशनल अमाउंट पे, बाकी पे ऑलरेडी हुआ होगा। तो इस एडिशनल अमाउंट पे 12% इंटरेस्ट जो एक साल का बनेगा वो 2.74 बनेगा, और ये अमाउंट प्रॉफिट को रिड्यूस करेगी ड्यू टू इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो नेट चेंज अब हम सिंपली टोटल करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि एसेट में नेट चेंज जो है वो 17.75 का इजाफा हो जाएगा, लाइबिलिटीज़ में 25.56 का इजाफा हो जाएगा, तो गेयरिंग रेशो भी बढ़ जाएगी। नेट प्रॉफिट में कमी हो जाएगी 7.81 से, तो नेट प्रॉफिट पर वाकई कमी होगी। तो ये कंप्यूटेशन जो क्वेश्चन के पार्ट ए में रिक्वायर्ड थी वो हमारी सॉल्व हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं। पार्ट ए हो गया, अब पार्ट बी देखते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ जमाल में बी इन ब्रीच ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ICAP's कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि जमाल ने जो है ये कहा है कि विदाउट रिवाइजिंग द डीकमीशनिंग कॉस्ट, तो ये इंटेग्रिटी के भी अगेंस्ट है कि जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो है वो ऑनेस्टी के साथ प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन की, और ये प्रोफेशनल बिहेवियर के भी अगेंस्ट है कि जो है लॉ एंड रेगुलेशंस जो हैं, जिस तरह स्टैंडर्ड्स हैं, इनको जानबूझ के फॉलो ना करना। तो इनके साथ तो कंप्लायंस लाजमी होनी चाहिए, और ये बेसिकली प्रोफेशन को डिसक्रेडिट करता है इस तरह से IFRS के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना बनाना। तो पार्ट बी में हम देख सकते हैं कि जमाल जो है वो दो प्रिंसिपल्स की ब्रीच में है। नंबर 1 प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी, जिसकी रिक्वायरमेंट ये है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट होना चाहिए तमाम प्रोफेशनल बिजनेस रिलेशनशिप में। तो ये जो नज़र आ रहा है वो तो यही है कि जो डीकमीशनिंग कॉस्ट को डेफर किया जा रहा है वो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो है विंडो ड्रेसिंग के लिए, उनको बेहतर रिफ्लेक्ट करने के लिए एज एक्चुअली दे आर, उसके लिए किया जा रहा है। मिसलीडिंग है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर भी इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि रेलिवेंट लॉ रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे, जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे। तो जमाल ने प्रिंसिपल जो है ब्रीच किया, क्योंकि ये जो डिसीजन है कि जी न्यू डीकमीशनिंग कॉस्ट को ना रिकग्नाइज किया जाए, ये IFRS के अकॉर्डेंस नहीं है। ये दो प्रिंसिपल्स हैं जो ब्रीच हो रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।